हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 29 में डिस्कस करेंगे एसिडिक एंड बेसिक स्प्रेड। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए pKa वैल्यू का कैसे यूज किया जाता है वो हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं pKa वैल्यू क्या है। देखिए, pK वैल्यू में द pK वैल्यू इज द मेथड यूज टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। कुछ एसिड आपको दिए हुए होंगे और जैसे आप यूज करते हैं ना कि यहाँ प्लस आई है, प्लस एम है, माइनस आई है, माइनस एम है, रेजोनेंस है। अब आपको एक कोई एसिड का नाम ही दे दिया गया, उसमें वो कुछ दिख नहीं रहा, तो वहां पर आपको पीके वैल्यू से इंडिकेट कर लिया जाता है कि वो एसिड स्ट्रांग है या वीक है। तो पीके वैल्यू किसी एसिड के स्ट्रेंथ को भी डिसाइड करता है, इसलिए लिखा है ना, इस मेथड यूज टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अब देखिए, pK इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट A। Ka जो है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो उसमें लिखा pK इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। नेक्स्ट पॉइंट है, द लोअर द pK वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड। जैसे दो एसिड आपको दिया हुआ, उसमें दोनों एसिड के pK वैल्यू आपको दिए गए, तो जिन एसिड के pK वैल्यू कम होंगे उन एसिड को स्ट्रांग मान लिया जाएगा। यानी कि दो एसिड में या दो से ज्यादा, तीन चार जितने भी एसिड हैं उन सबको कहा जाए कि उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आप अरेंज करें और उनकी pK वैल्यू दी गई है, तो आप मान करके चले कि जिनकी pK वैल्यू कम होगी उनको अच्छा एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। इसलिए यहां पर एक वर्ड लिखा, द लोअर द pK वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब कैलकुलेट कैसे करते वो देखिएगा। Ha कोई एसिड है, H पॉजिटिव और A माइनस में टूटा है। Ka यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। A यहाँ पर एसिड को इंडिकेट करे तो H पॉजिटिव यानी कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो H प्लस A माइनस HA। Ka आपने ऐसे लिख दिया, जैसा मैंने पहले भी लिखा हुआ यहाँ पर कि Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोई एसिड जितना आसानी से, जितना जो है H पॉजिटिव आसानी से प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो एसिड को स्ट्रॉन्ग या अच्छा एसिड कहा जाएगा। तो ये आपको एक चीज यहां पर दिख जाएगा, Ka यानी Ka की वैल्यू से भी आप एसिड के स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, जो नीचे आपको यहां पर दिख रहा है। Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, यानी कि कभी आपको Ka की वैल्यू ही दी गई है, आपको Ka की वैल्यू अगर दी गई है तो उससे भी आप एसिड का स्ट्रेंथ बता सकते हैं, यानी Ka ज्यादा मतलब अच्छा एसिड। अब देखिए, बात हम लोग pKa की करने वाले हैं, तो हम आपको शुरुआत पर ले आते हैं। सबसे पहले आपने pH पढ़ा होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहाँ H है, यहाँ भी देखिए H है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो कि जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसे अच्छा एसिड कहा जाएगा। यहाँ माइनस लगाओ, माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो उसके अकॉर्डिंग pH की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा एसिड होगा। अगर आप लोअर क्लास में अगर pH की वैल्यू देखे हो तो उससे भी आप समझ सकते हैं, जैसा हम लोग को बताया जाता था, 7 जो होगा pH की वैल्यू तो न्यूट्रल होगा, 7 से ऊपर तो बेस और 7 से नीचे तो एसिड। तो जैसे जैसे आप नीचे आते थे, pH की वैल्यू जितनी कम थी उतना अच्छा एसिड बोलते थे। तो ये pH की वैल्यू कम होना एसिड के स्ट्रेंथ को या एसिडिक नेचर के ज्यादा होने को इंडिकेट करता था। अभी इसमें P इट इज अ पावर,
तो यहां पर P को P ही लिख दिया। अब H ज्यादा है तो Ka भी ज्यादा, तो यहां पर देखिए H के यहाँ पर Ka लिख दिया, तो यहां पर माइनस लॉग H की जगह पर Ka। देखिए यहां H है तो यहाँ भी H, यहाँ Ka तो यहाँ भी Ka, तो माइनस लॉग Ka वो हो जाता है pKa। यानी सिंपल बात, जब H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Ka भी बढ़ेगा, यानी कि H ज्यादा तो Ka ज्यादा, तो अच्छा एसिड। अब उसको दूसरे तरीके से बोलिए, H ज्यादा है तो pH की वैल्यू कम होगा तो अच्छा एसिड होगा। उसी तरीके से Ka ज्यादा है तो pK वैल्यू की कम वैल्यू होगी तो अच्छा एसिड होगा। इतनी ही बात आपको समझनी है, यानी कि दो बात, pKa किसी एसिड का ज्यादा होगा तो वो खराब एसिड हो, यानी Ka ज्यादा तो pKa कम, यानी अच्छा एसिड होने के लिए क्या मैंने कहा, pK की वैल्यू कम होनी चाहिए। चलो यहां पर देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, यानी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अभी हम लोग ने देखा कि Ka बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। अब उसी का रिवर्स कर दो, जब pKa बोलोगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा यानी pKa कम, जो अभी हम बोल रहे थे, और pKa कम तो pH भी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ pH। ये एक जनरल ट्रेंड है, आपको भूल जाती है इस चीजों को, तो आप पहले pH, क्योंकि आप इससे फैमिलियर है तो उसी को इससे रिलेट कर लीजिए तो आराम से समझ में आएगा। pH कम अच्छा एसिड तो Pa कम भी तो अच्छा एसिड। अब चलो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लें। तो मैंने एक बार फिर से नोट करके लिखा जो मुझे काम की चीज लगी। एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो Ka की वैल्यू बढ़ेगा और pK की वैल्यू कम होगा। बस यही दो पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको उतनी डिटेल में कंसंट्रेशन वगैरह दिखाया। मेनली मुझे ये चीज आपको समझानी थी। अब देखिए, किसी केमिकल की pK वैल्यू और इस सब को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको एसिडिक नेचर मालूम है, उसी को लेकर के आप सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, आप सबसे पहले इस जगह पर इन केमिकल के लिए एसिडिक नेचर बताओ। 1, देखिए यहां पर ये आपके पास 3NO2 है, 2 है, 1 है, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर हम लोग ने पहले भी पढ़ा हो, तो 1, 2 और 3। ठीक है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। अब बताओ कि अच्छा एसिड है तो pK वैल्यू क्या होगा, उल्टा कर लेंगे, यानी कि इस वाले केमिकल का ऐसा हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pK वैल्यू कम हो गया। बस इतना ही। कभी कभी क्वेश्चन में pK वैल्यू दिया होता है तो कंफ्यूजन होता था, नहीं, आप एसिड देख लीजिए और उसमें pK को रिवर्स कर लीजिए। अब इन केमिकल में आइए, इनको अरेंज करो, तो यहां पर आपके पास इस वाले केमिकल में -M -I या -I या +M। तो एसिडिक नेचर के ऑर्डर को अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 के बाद 3, फिर 1 और फिर 4। ये हो गया एसिडिक नेचर का ऑर्डर। और जब pK वैल्यू लिखोगे तो क्या लिख दोगे, उसको रिवर्स कर दो, 2, 3, 1, 4। 4 सबसे खराब एसिड है तो उसका pK वैल्यू ज्यादा होगा। 2 सबसे अच्छा एसिड है तो इसका pK वैल्यू कम होगा। ये हो गया आपके पास pK वैल्यू को। एक और क्वेश्चन हम लोग देखें, CH3CH2COH, यहां देखिए +I है, 2 कार्बन वाला, A के साथ यहाँ पर COH है 3 कार्बन वाला और 1, तो +I के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा +I इसका है तो सबसे खराब एसिड होगा। यहाँ पर +I थोड़ा कम है, यहाँ पर और कम है, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर को अरेंज करें तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर को अरेंज कर लो। पहले हम एसिडिक लिखते हैं, 3, 1 और 2, ये एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर। तो pK वैल्यू को रिवर्स कर दो, 3, 1, 2। 2 का एसिडिक नेचर सबसे कम है, इसलिए इस केमिकल का एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है, यानी pK का ऑर्डर जो होगा, खराब एसिड ज्यादा pK, अच्छा एसिड कम pK। तो ये हो गया pK। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स
सॉल्युबल इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, इनको थोड़ा सा आप समझिएगा। इनमें एक बात अगर हम आपको यहां पर इससे रिलेटेड एक चीज दिखा दें कि कोई एसिड ले लिया था ए, और हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया, और यहां पर ये एसिड था, यहां आपके पास कुछ उनके एनाइन बन गए और साथ में H2CO3। हम लोग को ये कहा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा ये केमिकल, या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन इस तरफ स्पॉन्टेनियस होगा, तो यहां पर जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स ये वाले स्ट्रांग होंगे तभी तो रिएक्शन इस तरफ आएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सोडियम बाइकार्बोनेट से देखा था। हाइड्रोक्साइड में अब क्या देखेंगे कि जब इसी को अगर हमने यहां पर ए को हाइड्रोक्साइड में डाल दिया NaOH, अगर ये एसिड है तो यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड यानी बेस है, तो उस केस में यहां पर कुछ बनेगा और साथ में H2O बन जाएगा। अब इन एसिड को इस H2O के साथ जो है आप यहां पर कंपेयर करो, अगर ये एसिड जो है इस वाले वाटर से ज्यादा स्ट्रांग होगा तो यहां पर इसको भेज सकता है, समझ रहे हो। तो उस केस में ये वाले फॉर्म में हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहां क्वेश्चन में सॉल्युबल इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए जो कम से कम H2O से स्ट्रांग होगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो H2O से स्ट्रांग होगा ही, तो यहां पर ये सॉल्युबल होगा, यानी कि फर्स्ट वाला जो केस है ये तो हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी हो जाएगा दो। ये फिनॉल है तो ये भी हो जाएगा, फिनॉल की एसिडिक नेचर पानी से तो ज्यादा ही है, यहां भी फिनॉल है, ये भी हो जाएगा। अब देखिए ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, यानी कि आप अगर इनको अमोनिया से रिलेट करें या H2 से, ये वाले केमिकल, फिर इसके बाद NO2, इसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पर अल्कोहल है और यहां अल्केन है, यानी कि बेंजीन पर लगा हुआ विदाउट एसिडिक हाइड्रोजन। अब हम आपको एक बार इस तरफ ले चलते हैं, उसके बाद फिर आपसे फिर डिस्कस करते हैं। आप अगर ध्यान दें तो एक वर्ड मैंने लिखा था OH पानी से पहले है, तो यानी कि OH वाला जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबल होगा, तो ये और इसको तो मैंने ले लिया था। अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल पानी से ज्यादा, और जितने अल्कोहल मैंने वहां पर अल्कोहल में ROH लिखा है, इथाइल और या कोई भी, तो जितने भी अल्कोहल होंगे वो पानी से कमजोर होंगे, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होगा। चलो अब देखो अमोनिया डेरिवेटिव, ये भी देखिए पानी से कमजोर है, यानी वो भी जो है सॉल्युबल नहीं दिखाएंगे, तो ये भी आप हटा दें। नेक्स्ट में एक और देखिए, यहां पर जो हमने बहुत बड़ा एसिड का जो अरेंजमेंट दिखाते हैं H2O, और यहां देखिएगा फिनाइल के साथ यहां पर मिथाइल लगा, टॉलिन लगा हुआ है, जो ये वाले भी केमिकल जो हैं वो पानी से पीछे हैं, मतलब वो भी केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस केस में आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन में कौन कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होंगे। तो आप कह सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन डेरिवेटिव है तो ये तो हट जाएगा, या नाइट्रो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ये भी हट जाएगा। ये वाले अल्कोहल है, इस वजह से इनको भी हटा दिया, और ये तो आपके पास अल्केन है, ये भी हट जाएगा। तो कौन सा होगा 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 एसिड, और यहां पर फिनॉल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होंगे। देखिए तरीका फिर से आपको बता दें कि हम तरीका क्या अपना रहे हैं, जो वीक एसिड और वीक बेस का जो कॉन्सेप्ट आपको बता उसी का हम इस्तेमाल करें। ये क्वेश्चन 2010 में
आईटी में देखिएगा इंटीजर का क्वेश्चन है 2010 का, तो उस टाइम ये पूछा गया था। देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट आपका वही है जो मैंने पहले पिछले क्लास में दिखाया था कि आप वीक एसिड को पहचान लो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो मैंने उसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो अब आगे हम लोग बेसिक नेचर पर आते हैं। बेसिक नेचर में कोई बेस है और उस बेस का H पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो वहां पर दिया हुआ, तो कोई एसिड को वो लोन पेयर प्रोवाइड करा। लोन पेयर डोनर को बेस कहा जाता है। जैसे दोगे तो यहां पर इस तरह कुछ चीज बन जाएगा। यहां पर भी कोई बेस H पॉजिटिव दिया हुआ और ये आपके पास, तो अगर ये बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड बनेगा, और अगर ये बेस है तो कंजुगेट यहां पर भी एसिड बन जाएगा। हम तरीका उसका उसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे जैसा मैंने एसिड के लिए किया था। आपको यहां पर पहले एसिड का दिखा दे, फिर हम आपको सीधे बेस पर लेकर के आते हैं। एक बात जैसे मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ में कि एसिड H पॉजिटिव कंजुगेट बेस, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा जब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बढ़ेगा। तो कोई भी कंजुगेट बेस का यानी एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिड को अच्छा कहा गया था। जो हम लोग को बार बार बताया कि कभी किसी एसिड की स्ट्रेंथ देखना है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन देख लो। जितना स्टेबल एनाइन कोई एसिड बनाएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। यानी कि एनाइन की स्टेबिलिटी किसी एसिड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता। तो यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज बन रहा, जैसे यहां पर आप देखिएगा। यहां पर जब हम लोग बेस की बात करेंगे तो बेस में H पॉजिटिव लेने के बाद यहां पॉजिटिव बनेगा। तो यहां पॉजिटिव के अकॉर्डिंग यानी ये जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा ये बेस हो जाएगा। वहां पर क्या कर रहे थे, एनाइन को लेकर के। अब बताओ एनाइन को स्टेबलाइज करने वाले केमिकल कौन थे, यानी माइनस चार्ज को। तो आपने कहा -I और -M जो है एनाइन को स्टेबलाइज करेंगे। इसीलिए एसिड में कहा गया था कि -I और -M एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हम यहां पर और आसान कर देते हैं। ये वाले केमिकल में यहां पर X जुड़ा हुआ है और ये वाले केमिकल में Y जुड़ा हुआ है। X के लिए और आसान कर दे आपको, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब जब यहां आपके पास X है और यहां Y है, आप मुझे सिंपल बताइएगा कि पॉजिटिव चार्ज को अगर यहां पर ऑलरेडी डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना, जब इलेक्ट्रॉन दोगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। चार्ज का घटना, स्टेबिलिटी बढ़ जाना। और यहां ऑलरेडी पॉजिटिव है और वो इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा, तो स्टेबिलिटी कम हो गया। तो यहां पर ये हुआ इट इज लीस्ट स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। यानी कि जब किसी कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ये हो जाएगा कैसा एसिड, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बेस कैसा होगा, वीक बेस हो जाएगा ना। तो समझ में आया कि जब आप यहां पर देख रहे होंगे कि जब आपको बेसिक नेचर देखनी होगी तो बेस अच्छा वही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि +I और +M लगा हुआ होगा। वहां पर -I -M था, यहां पर क्योंकि पॉजिटिव बनना। फिर समझिएगा, जब बेस पॉजिटिव चार्ज लेता है यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो आपको देखना होगा कि पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी +I और +M चाहिए। तो जितना अच्छा +I और +M होगा उतना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड होगा, और जितना कंजुगेट एसिड उतना स्ट्रॉन्ग बेस। और जितना अनस्टेबल
होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा तो इसको और ज्यादा डीस्टेबलाइज कर देगा। जब ये डीस्टेबलाइज होगा यानी कि यही लीस्ट स्टेबल है, तो ये वीक बेस। और एक बात और समझिए ना कि ये इलेक्ट्रॉन को और सपोर्ट कर रहा देने में, और ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था उसको तो वो इधर ले आ रहा। अब देखिए, जब आपको डोनेशन ही घटा देगा तो बेस तो खराब हो ही जाएगा ना। तो उस पॉइंट को मैंने एक बार फिर से यहां पर लिखा है, एकदम से एसिड से रिलेट कीजिएगा। -I -M एसिडिक को बढ़ाते हैं तो +I +M बेस के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। उसी को लेकर के बेसिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, ठीक है, कंजुगेट एसिड बढ़ा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ा दोगे तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा दोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाए, क्योंकि वहां पर इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज एबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अब देखिए, ये लोन पेयर की एबिलिटी को बढ़ा रहा है और ये कम कर रहा है। तो जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल, तो लोन पेयर की एबिलिटी कौन बढ़ाएगा? जो उनको डोनेट करने वाले कोई ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर की एबिलिटी को बढ़ा देंगे, यानी बेसिक नेचर बढ़ाएंगे। देखिए, बेसिक नेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ लोन पेयर। तो इतने पॉइंट को हम आगे इस्तेमाल करके बेसिक नेचर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आइएगा, ये कोई कंजुगेशन वगैरह है नहीं, सिंपल वे में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और यहां पर देखिए ये ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको मालूम है कि यहां पर मिथाइल ग्रुप +I है, ये भी +I है, तो यहां देखिए थोड़ा सा +I दूर है, ये भी +I है, तो ये देखिए +I और दूर है। +I क्या करता है? बेसिक नेचर को बढ़ाएगा, तो जो जितना अच्छा +I या +M होगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो ये वाला +I ज्यादा अच्छा है, नजदीक है, ये दूर है और दूर है। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? 1, 2 और 3, सिंपल। ये देखिए इस वाले में ये है -I, ये देखिए -I थोड़ा दूर है, ये हो गया -I। -I क्या करता है? बेसिक नेचर को कम करता है। तो यहां तो -I बहुत ज्यादा लग रहा है, यानी कि सबसे खराब बेस, और यहां थोड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा। तो -I बेसिक नेचर को घटाता है। तो यहां पर 3, 2 एंड 1, ये वाला भी केस हम लोग को समझ में आ गया। इसमें देखिए, जहां तक आपको मालूम है ये कंजुगेशन में चला जाएगा रिंग में, और ये वाले सिंगल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट यही बोलते हैं। तो अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा कहां पर हो रहा है? इधर या इधर? आप बोलोगे यहां हो रहा, क्योंकि ये तो दोनों तरफ से +I लगा करके इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहां पर अवेबिलिटी को घटा रहा है। तो इस केस में यहां पर जो होगा बेसिक स्ट्रेंथ 2 > 1। और वैसे भी एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जो हमने इससे पहले भी बोला है कि एलिफैटिक अमाइन एरोमेटिक अमाइन से हमेशा ज्यादा बेसिक होगा। फिर से सुनिएगा, एलिफैटिक अमाइन एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा, क्योंकि एरोमेटिक में कंजुगेशन में आएगा तो एबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम हो जाएगा, तो बेसिक तो कम हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, हम लोग यहां पर देखें कि इस वाले में कुछ नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लगा दिया। इस वाले में क्या है कि ये देखो कंजुगेशन, आपको याद होगा, ये हम फिर से लिख रहे हैं, A+C लोन पेयर, उसका कंजुगेशन याद है ना, ऐसे होता है। मैंने लोन पेयर और माइनस का कंजुगेशन ऐसे किया था, तो आप समझ लीजिए कि ये लोन पेयर इस तरफ आ रहा है, यहां CO जो है कंजुगेशन है, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो -M और -I, ये इधर जाएगा तो यहां प्लस होगा, ये उसी टाइम इधर आ जाएगा। और देखिए ये पूरा का पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इस तरफ आ रहा, यानी सबसे ज्यादा अवेबिलिटी जो है यहां पर सबसे कम है इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी। ये तो पूरा का पूरा कंजुगेशन में आ गया, यहां पर थोड़ा इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल, यहां पर बहुत ज्यादा। तो बेसिक नेचर की अगर यहां पर अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर के अकॉर्डिंग देखें, तो जितना ज्यादा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो सबसे लीस्ट ये हुआ, उससे ये और उससे ज्यादा ये।
यानी कि ऑर्डर यहां हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अब यहां फिर से देखिए, ये वाले केमिकल क्या है, प्लस एम है, ठीक है, माइनस आई भी है, लेकिन मैंने डोमिनेटिव फैक्टर प्लस एम। यहां पर हाइपर कंजुगेशन आपसे डिस्कस होगी, और ये वाला जो हो गया प्लस आई, ये दोनों माइनस आई और माइनस एम भी। तो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो स्ट्रेंथ होगी बेसिक नेचर की, इससे तो कम ही होगी, क्योंकि आपको पता है प्लस एम और प्लस आई बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं। तो चलो, ये वाले का प्लस एम बहुत ज्यादा होगा, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि लोन पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंजुगेशन है और ये बॉन्ड से। तो इस केस में सबसे पहले 1 और 2 को अरेंज कर दो। इन दोनों में जितना ज्यादा माइनस आई लगेगा, उतना ज्यादा अवेलेबिलिटी को लोन पेयर को कम करेगा, यानी कि खींचेगा बहुत ज्यादा अपनी तरफ। जब लोन पेयर को खींचेगा तो डोनेशन एबिलिटी घट जाएगी। तो 3 और 4 में दोनों खींच रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पर ज्यादा लोन पेयर की एबिलिटी कम होगी, यहाँ पर इनके रेस्पेक्ट में थोड़ा रहेगा। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक किसका होगा, थर्ड ग्रेटर देन 4। अब ये दोनों में तो प्लस आई का केस है, तो ये दोनों इससे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर हम लोग यहां पर देखें तो आपके पास ऑर्डर इस तरीके से आएगा, सबसे पहले ये, फिर ये 1, 2, फिर 3, फिर 4। नेक्स्ट केस में है, अब यहां देखिए NH2, यहां NH और यहां ऐसा। इस वाले में भी फिर से देखिएगा, ये प्लस एम है, और यहां आपके पास अगर हम यहां हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू दिखाएं, NH डबल बॉन्ड, और ये है लोन पेयर NH, ये लोन पेयर, और यहां ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे आपसे, तो पाई बॉन्ड है, तो इस वाले में एक लोन पेयर एक सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। इस वाले में सिग्मा देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक सिग्मा यहां से, दूसरा सिग्मा एक लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, sp2। इस वाले में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, sp3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैंने आपको पढ़ाई है, sp, sp2 और sp3। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना मजबूती से वो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच करके रखेगा, यानी डोनेशन एबिलिटी उतनी खराब होगी। तो अब आप बताओ, इनमें ज्यादा अच्छा डोनर कौन होगा, जो लोन पेयर को अपनी तरफ कम खींचा होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से डोनेशन एबिलिटी घट जाती है। तो इस केस में डोनेशन एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आपने कहा 1 की, यानी ये नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा डोनर होगा। और यहां पर देखिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर सेकंड, और उसके बाद थर्ड नंबर, यानी डोनेशन एबिलिटी में हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि लोन पेयर की एबिलिटी यहां पर थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हुआ है, और आपने देखा कि इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब लोन पेयर की एबिलिटी इनके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, वैसे वैसे लोन पेयर न्यूक्लियस के करीब ज्यादा खिंचे हुए होते हैं, इसलिए डोनेशन उनकी कमजोर होगी। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो सबसे लीस्ट बेसिक ये हुआ, उससे अच्छा ये, सबसे अच्छा ये। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर डिस्कस करेंगे, और यहां पर उसी तरीके से Ka की जगह पर Kb और Pka की जगह पर Pkb भी होता है। जैसे एसिड के लिए A इस्तेमाल कर लिया, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसी तरह से बेस के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट देखेंगे। जैसे pKa देखा था, वैसे pKb देखेंगे। तो pKb
पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ओके।